नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है इंडियन पॉलिटी के ऊपर। इंडियन पॉलिटी का ये दूसरा मेरा वीडियो है। तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और आने वाले अपने एग्ज़ाम्स की ओर फोकस करते हुए इसका लाभ उठाएँ। मेरी ये वीडियो स्पेशली पीसीएस एग्ज़ामिनेशन में तैयारी कर रहे बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा आज का, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए के संविधान से। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ को आप पॉज करके भी देख सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको डाउट लगता है तो जैसे मैं कभी शॉर्ट में चलूँ तो आप इस बॉक्स को ज़रूर पढ़ें। इस बॉक्स में आपको उस आंसर क्वेश्चन का हल मिलेगा। क्योंकि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को अगर अच्छे से डिफाइन करने जाऊंगा तो समय काफ़ी लग जाएगा, इससे एमसीक्यूज क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अभी मेन इम्पोर्टेंस क्या है कि आपने तैयारी करी है लगभग साल भर, कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हो। तो उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करने का आप लोगों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो वहाँ पर जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया, कहाँ से लिया हमने, यूएसए के संविधान से। तो हमें क्या है, दिमाग में क्लिक कर देना है। फिर भी इसमें कोई डिफरेंस से कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है, ये बॉक्स में दिया हुआ इसका एक्सप्लेनेशन, इसे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे इनमें कौन सर्वोच्च है। चार ऑप्शन है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट, संविधान, संसद और धर्म। तो सबको पता है कौन है, संविधान। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कौन से देश से ली गई है, या कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, संघात्मक व्यवस्था, निम्नलिखित संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है हमने, भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के, फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से लेते हैं हम, कनाडा से। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में किस इस बात से भिन्न है कि क्या, मतलब इंडियन संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में क्या डिफरेंसेस है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों इनका आंसर हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संसदीय वास्तविक और नाम मात्र नॉमिनल दोनों प्रकार की कार्यपालिका। तो इनमें क्या अंतर है, तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा ऑप्शन है द्विसदनीय विधायिका, लेजिस्लेचर है। या फिर चौथा है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो हमें क्या करना है, दोनों में अपना आंसर देखना है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर डी। ठीक हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका अंतर ढूंढना है। ठीक है। तो इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है, ब्रिटेन में यह लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है, इंडिया और यूएसए में, जबकि ब्रिटेन में नहीं है। अगर इसके बदले ब्रिटेन होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से क्या पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो क्या पूछ रहा सवाल, सवाल पूछ रहा है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ, इंडिया प्लस यूएसए। तो इसका परिसंघ स्ट्रक्चर कैसा है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। ठीक है, ठीक होगा। ये यूपीएससी में पूछा गया 1993 में ये सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है यहाँ पर, यूएसए में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पहले। भारत में भारत सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है।
फ्रांस में नहीं है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा, बिल्कुल भी गलत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची कभी भी कहीं भी देखो, कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं सीधा का सीधा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10वीं की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहीं भी देखे दोस्तों, उसका आंसर सीधा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां, भारत के संविधान निर्माता ने 7वीं सूची में वर्णित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? सबसे पहले हमें ऑस्ट्रेलिया। और समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में है, सबसे पहले ये भी देखना है, तो हमें लिखना होगा 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहित की गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13वां, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, डीपीएसपी की बात चल रही है, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है। डीपीएसपी की बात कभी भी हो तो कहाँ? आयरलैंड। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं डीपीएसपी के बारे में, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया, देश का राज्य इनके नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है, तो कौन से देश से लिए गया है? सवाल ये पूछ रहा है, ये गया आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15वां, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे, तो किससे प्रभावित हुए थे? और नीति निर्देशक तत्वों से। तो वो हमने कहाँ से लिया है? वो आयरिश आयरिश गणतंत्र मतलब आयरलैंड से लिया है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है हमने, मिलान करना है। मूल अधिकार कहाँ से लिए हमने? मूल अधिकार हमने ले रखे हैं आपके मूल अधिकार यूएसए से लिए हैं। संसद प्रणाली कहाँ से है? ब्रिटेन से। आपात उपबंध की बात करी, जो आपको नहीं मालूम तो मैं भी बता दूंगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से। अब बताता हूँ, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए? जर्मनी के बीमर संविधान से। तो इसका आंसर हो गया, आप देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा कहीं ना कहीं। मूल अधिकार यूएसए से, और उसके बाद संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी का वीमर संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला 17वां क्वेश्चन, फिर ये दोबारा मैच द फॉलोइंग है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए हमने। ठीक हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से। ठीक हो गया। मंत्रिमंडलीय केंद्र और राज्य संबंध कहाँ से? फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा का संविधान। मंत्रिमंडलीय सरकार तो कहाँ से? ब्रिटेन से। तो दोस्तों इसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए डी। डी पहले का चौथा ठीक होगा, अमेरिकी संविधान, और दूसरे का तीसरा आयरिश नीति निर्देशक तो ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 18वां, फिर मैच द फॉलोइंग, विधि का शासन इंग्लैंड से लेते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और ठीक है। उसके बाद विस्तृत अभय सूची कहाँ से लेते हैं? अभय सूची हम लेते रहे थे कनाडा से। ठीक है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर देख लीजिए एक बार, मैच द फॉलोइंग। अब इस समय एमसीक्यूज के बाद ही हम इसको पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, विस्तृत अभय सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से? कनाडा से। 1900 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं अब इस क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक हो गया।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए? नीति निर्देशक सिद्धांत हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, आयरलैंड से चल रहे हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहले का क्या है? पहले का सी, तीसरा मूल अधिकार, दूसरे का पांचवा, 3, 5 संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, आयरलैंड। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया। तीसरे का पहला, 3, 5, 1 भारत संघों का राज्य तथा संघ में राज्य शक्ति। ठीक होगा, 3, 5, 1 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये ऑप्शन दिए हैं, ये बॉक्स पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए भाई? हमने रूस से ले रखे हैं। कहाँ से? रशिया से मौलिक कर्तव्य ले रखे हैं। जो रशिया आजकल जो फाइट में व्यस्त है, तो हमने कहाँ से ले रखे हैं? रशिया से। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, हो गया है। मौलिक अधिकार, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर आ रखा है, तो इस क्वेश्चन को मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वें क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? क्या ग्रहण की गई है? मूल अधिकारों की, मूल अधिकार यूएसए से। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं मूल अधिकार यूएसए। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए। क्वेश्चन सेम है, अलग अलग एग्जाम में आया तो दोबारा पूछा गया है। लिखित संविधान कहाँ से होता है शुरू? यूएसए से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखित संविधान कहाँ से? यूएसए। घोट के पी जाना है सवाल को। क्वेश्चन नंबर, और उसके बाद हमने कर लिया यहाँ पर 24 से 25 सवाल। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक ठीक, 24 सवाल। तो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे नागरिकता के ऊपर कुछ क्वेश्चन। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, इसे मजाक नहीं समझना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिकता। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, जबकि यूएसए में क्या है? दोहरी नागरिकता है, दोहरी। तो इंडिया में क्या है? एकल नागरिकता। ठीक हो गया, ये बॉक्स पढ़ लेना अच्छे से। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है भाई? नागरिकता, इंडिया की नागरिकता में कौन सा सही है? सबसे पहले, भारत में नागरिकता कौन सी है? एकल नागरिकता है। तो ये संपूर्ण भारत की कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कहाँ से, कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती? ये दिमाग में रखना है। क्वेश्चन सिंपल, सवाल बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। कहाँ, कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय नागरिकता? देखो, जो जन्म से होगा, इंडिया में पैदा हो तो भारत का होगा। देशीकरण द्वारा, भारत का देश के अंदर है तो देशीकरण तो भारत का ही होगा। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, किसी दूसरे कंट्री से अगर भारत में अगर इंक्लूड करते हैं, तो कुछ समय बाद, उसके कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद वो क्या होगा? वो इंडियन नागरिक कहलाएगा। लेकिन अगर कोई विदेशी भारतीय भारतीय बैंक में धन जमा करेगा, तो क्या वो भारतीय होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन का भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं है? और मतलब कौन सा जो है, सीधी सी बात है, ऐसा है जो कार्ड धारक है, प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं है। सीधी सी बात है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2015 है, उसमें कुछ क्लॉज है। तो कौन सा इंडियन ऐसा है जिसका कार्ड धारक होगा, प्रवासी भी होगा, लेकिन वो नागरिक के रूप में एलिजिबल नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, ये तो होगा ही होगा। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तो अगर भारतीय है तो पत्नी तो होगी विदेशी, पत्नी विदेशी है, खुद भारतीय है, तो वो एलिजिबल होता है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु उसे पितामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे।
देखो भाई, ये दो तो शुरू के जो दो है ना, ये तो साफ साफ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब यार कोई बच्चा अवयस्क है, उसके माँ बाप भारतीय हैं, तो क्या वो नागरिक नहीं होगा? वो तो भारत का नागरिक ही होगा। भारतीय नागरिक की विदेश, अब मैं अगर भारतीय हूँ, मेरी पत्नी विदेशी है, तो क्या मेरा बच्चा क्या विदेशी हो जाएगा? नहीं होगा, वो भारतीय होगा। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर सी की ओर बात कर रहे हैं, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत जब पाकिस्तानी प्रवासी हो गए हैं। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ यहाँ, उसके बाद कोई पाकिस्तान में चला गया, यहाँ पाकिस्तान चला गया, वो यहाँ रहते हैं, तो क्या भारत के नागरिक होंगे? अब वो अब नहीं हुआ, अब तो पाकिस्तान के हुए। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे भी हो जाते हैं। और नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दो राजतंत्र संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एक ही है। ठीक है। कौन कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक कभी भी अपने नागरिकता से वंचित नहीं कर सकता। अब हमें सही कौन से है वो देखना है। बहुत सही सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन ये पूछा आईएएस में गया है, जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये बच्चों वाला सवाल है उसके लिए। देखो, शुरू करते हैं सबसे पहले। अब देखें, पहले हम सीधा ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। बी का जो दूसरा वाला, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दो राजतंत्र संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एक ही है। भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यूएसए का संविधान क्या है, उसमें नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा वाला। अब तीसरे की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, अभी भी अपनी नागरिकता से वंचित कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। मैं अगर भारत का नागरिक हूँ और मैं देश के विरुद्ध कार्य करूँगा, तो मेरी नागरिकता छीनी जा सकती है। कई चीज़ ऐसे होते हैं जो हम देश के खिलाफ करते हैं, तो हमारी नागरिकता पे खतरा भी हो सकता है। ठीक है, ये देख सकते हो, इस बॉक्स को आप पढ़िए दबा के। ठीक है, और पहला वाला कोई ऑप्शन पढ़ते हैं। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देख के भारतीय संविधान में 371 ए से 371 आई अंतर्विष्ट किए गए, ये बात सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। क्यों राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए? क्यों भाई? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ का जो कल्चर है और संस्कृति को बचाने के लिए, तो इस तरह के उपबंध सरकार या फिर संविधान में किए गए हैं। ठीक हो गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 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 अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, भारत में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? यूएसए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है? इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है यहाँ पर। सातवां क्वेश्चन, तो कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम, मतलब ऐसा कौन है इंडिया में जो ये बताएगा कि नागरिकता कैसे मिल सकती है? नागरिकता की परफेक्ट डेफिनेशन, या फिर आप कह सकते हो किसी को नागरिकता देनी है या किसी की नागरिकता छीननी है, तो कौन है उसके लिए एलिजिबल? उसके लिए कौन है? पार्लियामेंट, संसद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सातों आठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता का किसको प्राप्त है? देखो, सारे इसमें न्यायालय भी दिया है, राष्ट्रपति भी दिया है, केंद्र सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो हम, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हो और उसका विकल्प नहीं हो और परफेक्ट आप श्योर हो कि उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसका आंसर कौन है? संसद। इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिफाइन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? देखो,
भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे उसको, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहर रह रहा हो तो 7 वर्ष। कितना, ऑप्शन नंबर 7 सी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छे हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं मूल अधिकार से भी करा देता हूँ। तो सोच रहा हूँ मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा मूल अधिकार पे। तो फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन इसमें आगे कंटिन्यू रखता हूँ, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में चलता हूँ मूल अधिकारों का। इसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। मूल अधिकारों की बात चल रही है। मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। भाई साहब, हमने सीधे से कौन सा सही है पे ध्यान देना है। हमारे पास विकल्प केवल एक ही है जिसे हम सही बना सकते हैं। और जब आपको ये मालूम हो कहीं पर भी, ठीक है, एक सेकंड, जब आपको ये मालूम भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में ने समर्थन किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, सबसे पहले तो दिमाग में रखना, तो मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए सपोर्ट किया था, समर्थन किया था किसने, नेहरू रिपोर्ट ने, शामिल करने के लिए। ठीक है, सीधे सी बात है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। इनमें से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, किसको दी गई है। ऑप्शन नंबर डी, लागू करवाने की बात हो रही है यहाँ पर ना, किसको, मौलिक अधिकारों को। तो किसको दी गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को पुनर्वालोकन, देखो ये जो है हमारे, जो भी हमारे संविधान में मूल अधिकारों का जब उल्लंघन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इनकी तरफ रुख कर सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार कभी भी वाद योग्य है हमारे, इस ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम। क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में वाद योग्य, वाद योग्य क्या होता है, वाद योग्य, ये संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं शामिल है। इसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक अवाद योग्य हैं। मौलिक मौलिक अधिकारों को मवाद योग्य, इसका मतलब चेंजेस हो सकते हैं इसमें, अमेंडमेंट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, चेंजेस नहीं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करते हैं। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है वगैरह भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 12 से 35, ये बोल रहा है बॉक्स है यहाँ पर। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो हम जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे बोल रहा है अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया है। 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए भाई। तो ये क्या है, मूल अधिकारों की बात किस में हो रही है, 6 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाई दिमाग में रखो, मौलिक अधिकार उस कौन से अनुच्छेद में, 12 से 35, रट डालो, 12 से 35 क्या है, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कर्तव्यों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात हो रही है। मौलिक अधिकारों के संबंध में मौलिक अधिकारों के बारे में बात हो रही है, तो हमें नीचे ऑप्शन देखने हैं। मौलिक अधिकार क्या है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है।
इसमें सही ऑप्शन देखने में, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य में अधिकारियों के बिल की भांति नहीं है। देखो हमें कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी ऑप्शन हमारे काम कर जाते हैं। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। ये राज्य देखो ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, 1 और 2। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो पहले हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक विकल्प पढ़ा था कि किसमें है मौलिक अधिकार, हमारे भाग 3। ठीक है, ये देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकारों का 12 से 32 35 तक। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब देखो ये तो कट हो गया अपने आप। अब बचे 3। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। तो अब गारंटी का मतलब क्या हो गया, तो ये क्या करते हैं हमें, राज्य के लिए मौलिक अधिकार, राज्य कृत्य के विरुद्ध, हाँ जो हमारे राज्य स्टेट है, स्टेट कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए मौलिक अधिकार हो गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए और बी 1 और 2 तो ठीक है। अभी क्या हो गया, जब 1 और 2 सही है तो हमें, हमारे पास तीसरा चौथा है नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, इसका ऑप्शन, भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी, इन्हें भारत के संविधान 3 में शामिल किया गया है। यह अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं, न कि मौलिक अधिकार। ठीक हो गया। ठीक ठीक, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का मतलब ही समझो, ये क्वेश्चन बहुत टफ भी है, बहुत सरल भी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, मतलब अपने मनमानी नहीं करने देगा सरकार को कहीं भी। ठीक है, जैसे कोई किसी का अन्याय नहीं हो सकता, तो समान कानून होगा इसके लिए। ठीक हो गया, समान कानून हो गया, और मतलब विधि के समक्ष समता होगी, तो प्रोटेक्शन भी रहेगा उसका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है हमारा, भारत का संविधान अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, समान, क्या समान संरक्षण एवं विधि के समक्ष क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। थोड़ी देर पहले बोला सबको समान अधिकार मिलेंगे, भाई किसमें, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में। तो ये सिंगुलर में नहीं चलता, तो इसके लिए हमारे उपबंध है 14 15 16 17। तो ये सभी सब क्या बोलते हैं, तो मूल अधिकारों के समता का अधिकार, समता का अधिकार भारत के संविधान 14 15 16 17 के अंतर्गत समाहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, डिफरेंसेस आता है। 14 15 16, इससे पहले मैंने बोला था 14 15 16, तो किस में आते हैं, समानता का अधिकार। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा अनुच्छेद कौन भिन्न वर्ग में आता है। 19 क्या है, डिफरेंट है। 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है। ये ये 4 आर्टिकल समानता के उसमें आते हैं, लेकिन 19वां नहीं आता है। ठीक है, तो 19वां किसके लिए होता है, केवल नागरिकों के लिए होता है।
जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए होता है। तो ये कह रहा है कि दिए गए अनुच्छेदों में 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। ये स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि 15, 16 एवं 19 नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 और अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर एक सेकंड अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्या है, भाग 3 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? अब देखो, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ऑप्शन नंबर बी, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। ठीक हो गया। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, तो बी अगर सही है तो इसका मतलब ये है कि बी और सी सही है, तो ए ऑटोमेटिक सही है। ठीक है, भारतीय संविधान न्यायालय को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 तथा 39D एक साथ मिलकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में निगमित करने हेतु सक्षम किया गया है। ए, बी एंड सी, इन सभी को मिलाकर क्या करना है, प्रस्तावना ये अपना समान वेतन का मौलिक अधिकार समान कार्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19वां, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया समता के अधीन, समता का अधिकार। 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 14 से अनुच्छेद 18 तक अधिकार समानता के अधिकार में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20वां, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं भाई, देखने हैं। समानता का अधिकार, फिर सवाल सेम सवाल है 14 से लेकर 14 to 18। ठीक है, जब थोड़ा आर्टिकल आप पढ़ोगे तो अपने आप पता चलेगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता। 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। 16वां कहता है लोक नियोजन में अवसरों की समानता। 17वां, ये इम्पोर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत। 18वां, उपाधियों का अंत। उपाधियाँ, आजकल उपाधियाँ खूब लगा रहे लोग, जैसे जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में देखने को मिला है कि उपाधियाँ, बड़ी बड़ी उपाधियाँ जो हमारे लिखते थे वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। 21वां सवाल, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता मौलिक अधिकार के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? जो हमारा मौलिक अधिकार है ना, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीधी सी बात है, संविधान में जैसा निहित है। तो इसका ऑप्शन, कानून के समक्ष क्षमता, तो ठीक है भाई, सामाजिक समानता की बात भी करता है, अवसर की समानता भी मिलनी चाहिए। आर्थिक समानता है या नहीं है भाई, ये डिपेंड नहीं करता जो हमारे संविधान में दिया गया है, डिपेंड नहीं करता का मतलब है आर्थिक समानता कैसे होगी, जब हम खुद काम करेंगे भाई, सक्षम होंगे, मेहनत करेंगे। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक अनुसमान समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है। अवसर की समानता होनी चाहिए, मौके मिलने चाहिए सबको। सबको अगर बराबर अगर मौके मिलते हैं किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए, तो ऐसे ही मौके मिलने चाहिए, लेकिन आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। भाई जब तुम मेहनत करोगे तो मौके तो मिलेंगे, पैसे थोड़ा मिल जाएंगे बराबर। तो जो फल मिलेगा ना भाई, वो फल उस अनुरूप में मिलता है, मेहनत के अनुरूप में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन,
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है भाई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में कितनी बार हमने भी मार खाई, यूपीएससी में सवाल आया हुआ है ये। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा भाई। किसके अनुसार? 24 अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम का कोई भी बच्चा अगर कारखाने में काम करने के लिए नहीं जाएगा या किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाए जहाँ पर डेंजर, जहाँ खतरा बच्चे को पैदा हो रहा हो, खतरा हो 14 से कम एज के बच्चे को, तो उसको नहीं लगाया जाएगा। 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है कि अन्याय के विरुद्ध अस्पृश्यता का अंत। 18वां कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, 23 कहते हैं मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम, बलात् श्रम की बात करता है अनुच्छेद 23। ठीक है, दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए कोई, बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम, फ्री में कोई बेकारी का काम ना कराओ भाई, बच्चों से काम मत कराओ। 18वां बोल रहा है उपाधियों का अंत करो। 17वां बोल रहा है अस्पृश्यता को ख़त्म करो। और क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? देखो, प्रत्यक्ष रूप से बोलना बालकों के शोषण से। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या करता है? बालकों के शोषण को रोकता है। कहीं ना कहीं दिमाग लगाओ अपना। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? अनुच्छेद 24, देख लो, दिमाग लगाओ। कोई शोषित बालक तो नहीं है, तो आवाज़ उठाओ उसके खिलाफ, उसको उसको बचाओ, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? फिर सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोगों का रिवीजन अच्छा खासा हो रहा है। 24 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई बच्चा दिख रहा है 14 साल से कम, तो उसको बचाओ। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का प्रोटेक्शन। ठीक है, 17 अस्पृश्यता का अंत करो। 23वां मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, 24वां कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक हो गया। और उसके बाद 26वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद डैश डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया। अनुच्छेद 24 के तहत 24 बाल अधिकार शोषण संबंधित, शोषण से सुरक्षा भाई साहब। अगला क्वेश्चन 27वां, 24 का सीधा 27वां, 26 के बाद शाम। ठीक है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? 17, इससे पहले पढ़ा। अस्पृश्यता को भगाओ, दूर करो अस्पृश्यता। कौन से आर्टिकल के तहत? 17। 14 विधि के समक्ष समानता। 19 स्वतंत्रता का अधिकार। 21वां प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन 17वां कहता है भाई साहब अस्पृश्यता को दूर करो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आर्टिकल 17। ठीक है, आंख बंद करके लगा लोगे, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 17 में और 24 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का अर्थ है अस्पृश्यता उन्मूलन से। 17। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। वही छुआछूत मत करो भैया, अनुच्छेद 17 आ जाता है वहाँ पर। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश डैश के। अब सबको मालूम है, अनुसूचित जाति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जनजाति तो करेगा नहीं भाई। 17 की बात हो रही है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किसके किसके बारे में बात हो रही है? अनुसूचित जाति के बारे में हो रही है। तो नागरिकता अधिकार प्रोटेक्शन एक्ट 1955 की धारा A12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के संबंध में किया गया। आजकल तो काफ़ी चेंजेस हैं।
32वां क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपाय द्वारा किया जा सकता है। अब किसी को अस्पृश्यता का निवारण करवाना हो तो ये उसके लिए है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरी में प्रवेश दिलाकर। यार नौकरी में प्रवेश दिलाकर अगर अस्पृश्यता कम कम होती ना, तो प्रवेश ही दिलाते हैं, लेकिन इंसान को थोड़ा जागरूक होना ज़रूरी है, तो कानून बनाकर भी किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा। जब तक एजुकेट नहीं कराओगे किसी को तो कहाँ से कोई इंसान अस्पृश्यता से दूर हो जा पाएगा, मतलब कैसे जागरूक हो पाएगा। जन जागरण के द्वारा जागरूकता भी बहुत जरूरी है। नौकरी में प्रवेश दिलाना, ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 गलत है। मद्रास राज्य बनाम दोया दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो भाई यही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध किसके विरुद्ध था, मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन, भेदभाव के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34वां, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 19, आर्टिकल 19। ठीक है। 35वां क्वेश्चन, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को अवशासित करता है, आश्वासित करता है। अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी। 36वां, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। तो भाई ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, अनुसूचित जाति है ना। हाँ, तो अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कौन सा है, 17वां आर्टिकल। अच्छा 17, ठीक हो गया। 37वां संबंधन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कौन से आर्टिकल, अनुच्छेद 19A के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 के तहत। 39वां, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किसके अंतर्गत है, संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में 40वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना होगा हमने इसको। तो स्वतंत्रता का अधिकार है भाई आप लोगों का, तो कौन सा जो है बिना अधिकार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। घेराव अवसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना। ठीक है, ऑप्शन बी। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य का अनुसार तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। भाई आपके पास अधिकार है तो आप क्या नहीं कर सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये नहीं कर सकते आप। ऑप्शन नंबर ए। 41वां, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अवांछनीय आलोचना, ऑप्शन नंबर डी। 42वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21, इंपॉर्टेंट सवाल है। 43वां सवाल, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। 21, अनुच्छेद 19(1) मतलब 19 में क्या है, स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, प्रेस से रिलेटेड सूचना का अधिकार। ठीक हो गया। 44वां सवाल, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। कौन कौन से हैं भैया, धर्म प्रचार करने का अधिकार है हमें, है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। राज्य को समाज सुधार एवं विधि निर्माण का अधिकार है।
समाज सुधार विनिर्माण का राज्यों को। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। धर्म परिवर्तन, ये गलत है भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के धर्म को परिवर्तन करने का हमारा अधिकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। कभी भी आप ये दिमाग में रख लो, किसी का धर्म परिवर्तन करने में चल जाना भाई, पता चल रहा वहाँ पर फंस रहे फिर। 45वां संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद के अंतर्गत नहीं है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत नहीं है? मानववाद। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने की आज़ादी है? ऑप्शन नंबर 25 बी। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या कहते हैं? धर्म की स्वतंत्रता। कौन सिख क्या करेंगे? कृपाण धारण कर सकते हैं, कृपाण, केश, कंघा, कड़ा, ये सब। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, 47 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 2-3 सवाल और करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 क्या है? मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, ये करता है, अभी पढ़ा था हमने। 24 जो है कारखानों में बालकों का प्रतिषेध करता है, ये भी ठीक है। और उसके बाद 26 का धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था। ठीक है, 25 भी करता है, 26 भी कर रहा है। 29वां शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 50, 46, 49। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना, संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? जो भी हमारे अल्पसंख्यक है ना, उनको अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना, संचालित करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल नंबर 30। तो इसको हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 30 क्या कहता है? ये 19 क्या करता है? सबसे पहले दिमाग में रखना है। आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार। कौन? 19 ए, अभी बात की थी, प्रेस की स्वतंत्रता, ये वो। ठीक है, 26 धार्मिक कार्मिक के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। 29 क्या करता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को प्रोटेक्ट करता है। 30वां क्या करते हैं? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 30 क्या करता है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का आधार। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ कंप्लीट किए। इससे पहले भी मैंने नागरिकता के ऊपर भी मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया, उससे पहले भी किया है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियोज़ को देखो, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं भी इस तरह आगे को और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा और अभी टॉपिक को क्लियर करूँगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ। आप मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।